दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रगति उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्भर करती है। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं सही तरह से सुचारू रूप से काम करती रहें, इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, कुछ पद्धतियां बनाई जाती हैं। इसी तरह से अंकुश और संतुलन सिद्धांत के माध्यम से किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को एक तरफे फैसले लेने से, निरंकुश होने से भी रोका जाता है। इसी तरह के कुछ पद्धतियां हमारे देश में संसद के अंतर्गत भी अपनाई गई है, ताकि संसद कार्यपालिका को नियंत्रित रख सके, उस पर अंकुश रख सके। मणिपुर हिंसा के अंतर्गत ये टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर के आया है ताकि वो मणिपुर हिंसा के अंतर्गत संसद में चर्चा कर सके। इन डेप्थ में आज हमारा यही टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा मणिपुर हिंसा परिप्रेक्ष्य में संसद में लाया गया स्थगन प्रस्ताव। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे चर्चा के पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है और ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम प्रस्ताव का सामान्य परिचय देंगे कि ये प्रस्ताव होते क्या हैं और लाए क्यों जाते हैं संसद में। फिर सामान्य रूप से इस पूरे मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में हम 3 नियमों की चर्चा करेंगे, 3 प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। नियम 193 193 के अंतर्गत लाए जाने वाले प्रस्ताव, नियम 184 184 के अंतर्गत लाए जाने वाले प्रस्ताव। सबसे बाद में हम स्थगन प्रस्ताव की चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है व्हाट इज एन एडजर्नमेंट मोशन मूव्ड बाय कांग्रेस एमपीज इन पार्लियामेंट। ये खबर है और खबर चर्चा में क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि मई के महीने से ही, मई की शुरुआती हफ्ते से ही लगातार मणिपुर हिंसा की चपेट में है और ये एक प्रकार का नृजातीय एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, नृजातीय संघर्ष है। और किसके बीच है? 2 समुदायों के बीच, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच, प्रमुख रूप से इन समुदायों के बीच है। इस हिंसा में मई से लेकर के अब तक के लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में परिवारों को अपना घर से विस्थापित होना पड़ा है। इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये विषय कि हम इस पर चर्चा करें। साथ ही संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो चुका है और इस सत्र में सबसे पहले मणिपुर के विषय को ही उठाई जाने की डिमांड हो रही है विपक्ष के द्वारा। इन सब कारणों से ये चर्चा में आ जाता है और इसलिए हमारा आज का टॉपिक भी है। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये प्रस्ताव होते क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी लोकतंत्र में उसकी संस्था पर अंकुश रखने के लिए जरूरी होता है विभिन्न इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना। तो आप ये मानिए कि प्रस्ताव क्या होते हैं। प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही विभिन्न विषयों पर सुनिश्चित करने के उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। इनको हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जब हम प्रस्तावों की बात करते हैं तो इसकी जो मोटी कैटेगरी है वो 3 बनती है। सबसे पहले मूल प्रस्ताव, फिर सहायक प्रस्ताव और उसके बाद वैकल्पिक प्रस्ताव। सब्सटेंटिव मोशन, सब्सिडियरी मोशन और सब्स्टिट्यूट मोशन। मूल प्रस्ताव वे होते हैं जो किसी भी अन्य प्रस्ताव पर आश्रित नहीं होते। इन प्रस्तावों में कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं? जैसे स्थगन प्रस्ताव इसी प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। तो जो स्थगन प्रस्ताव संसद में, लोकसभा में लाया गया है वो बेसिकली मूल प्रस्ताव का ही एक अंग है। अविश्वास प्रस्ताव भी मूल प्रस्ताव होते हैं। सहायक प्रस्ताव कौन से होते हैं? जो इन पर आश्रित होते हैं, मूल प्रस्तावों पर। और वैकल्पिक प्रस्ताव कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी स्थापित प्रस्ताव के जगह पर अन्य प्रस्ताव लाया जाता है, इसको कहते हैं वैकल्पिक प्रस्ताव। साथ ही प्रस्तावों के विभिन्न रूप
जैसे ये एक मोटी कैटेगरी होगी। और प्रस्तावों में कई तरह के प्रस्ताव आते हैं, जैसे निंदा प्रस्ताव जो सरकार की निंदा के लिए लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तो हो ही गया, विश्वास प्रस्ताव भी होता है। इसी तरह से विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं कि प्रारंभ में ये किसी संसद सदस्य द्वारा लाए जाते हैं, यानी किसी संसद सदस्य का ही विचार होते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पास हो जाए तो ये संसद सदस्य का जो विचार है ये सदन के विचार में परिवर्तित हो जाता है। सभी प्रस्तावों पर मतदान आवश्यक नहीं होता, कुछ पर मतदान होता है, आवश्यक होता है, और कुछ पर मतदान आवश्यक नहीं होता। साथ ही ये प्रस्ताव किसी विशिष्ट मुद्दे के अंतर्गत ही लाए जा सकते हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य का हो, यानी किसी बहुत पहले के मुद्दे पर ये प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते। इसी तरह से ये प्रस्ताव ऐसे मुद्दे पर भी नहीं लाए जा सकते जिस पर वर्तमान चल रहे संसदीय सत्र में चर्चा हो चुकी है। तो जो पहले ही चर्चा का विषय बन चुके हैं उन पर प्रस्ताव ऐसे नहीं लाए जा सकते। साथ ही गैर सरकारी और सरकारी दोनों सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। गैर सरकारी और सरकारी सदस्यों का क्या मतलब होता है? संसद में सरकारी सदस्य वे माने जाते हैं जो मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, और मंत्री परिषद से बाहर के जितने भी सदस्य होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो प्रस्ताव सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। इसके बाद साथ ही प्रस्ताव को लाने के लिए चेयर को नोटिस देना पड़ता है, और चेयर ही निर्धारित करते हैं इसकी स्वीकृति को कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, या अस्वीकृति को चेयर द्वारा ही निर्धारित होते हैं। साथ ही सामान्य रूप से जो हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जरूरी है कि सरकार मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। आप इन प्रक्रियाओं को प्रस्ताव कह सकते हैं। जैसे अगर विपक्षी दल किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, और उन प्रक्रियाओं के कुछ नियम हैं, कुछ पद्धतियां हैं। तो क्या है वे? एक, लोकसभा में नियम 193 के अंतर्गत आने वाले प्रस्ताव, नियम 184 के अंतर्गत आने वाले प्रस्ताव। चौथा, स्थगन प्रस्ताव। ये प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हैं, इन प्रमुख इस इंस्ट्रूमेंट की बात हम कर रहे हैं। और एक चौथा होता है इसमें अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जैसा कि आप जानते हैं, ये जब सरकार के पास लगता है कि बहुमत नहीं है तो तब लाया जाता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका मतलब है कि सरकार गिर जाती है। सामान्य रूप से मणिपुर हिंसा के परिप्रेक्ष्य में हमें जिन मुद्दों को जानना चाहिए, जिन प्रस्तावों को जानना चाहिए, वो 193 के अंतर्गत आने वाले अल्पकालिक प्रस्ताव, नियम 184 के अंतर्गत आने वाले स्पेसिफिक प्रश्न से जुड़े हुए प्रस्ताव, और स्थगन प्रस्ताव, इनके विषय में ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नियम 193 के अंतर्गत आने वाले प्रस्ताव। ये प्रस्ताव अल्पावधिक चर्चा के लिए होते हैं, दीर्घ अवधि की चर्चा के लिए नहीं होते। और राज्यसभा में ये अल्पावधिक चर्चा के लिए जो प्रस्ताव आते हैं वो नियम 176 के तहत आते हैं। मणिपुर हिंसा के अंतर्गत जो सरकार और विपक्ष में असहमति चर्चा को लेकर के हो रही है वो नियमों के अंतर्गत ही हो रही है, खास तौर से हम जब राज्यसभा की बात करते हैं। क्योंकि जब 176 के तहत प्रस्ताव कोई लाया जाता है और ये विषय कोई अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का विषय होता है, सार्वजनिक महत्व का विषय। आप जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं तो इन टेक्निकल टर्म्स पर ध्यान दीजिए। ये सामान्य टर्म्स नहीं है, इसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का विशिष्ट का निश्चित विषय, ये टेक्निकल टर्म है। तो आप इसमें से शब्द मिस नहीं कर सकते कि आपने सार्वजनिक हटा दिया या अति महत्वपूर्ण हटा दिया। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको उत्तर लिखते हुए इन टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रखना है और इन्हीं का प्रयोग करना है। तो इस मुद्दे को 176 के अंतर्गत अगर चेयर यानी सभापति राज्यसभा के उनको ये लगता है कि अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए
और स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो वो राज्यसभा के नेता के साथ बैठ करके इसकी तारीख और समय निर्धारित कर देते हैं, समय निर्धारित कर देते हैं। सरकार मणिपुर हिंसा के अंतर्गत इस नियम के तहत राज्यसभा में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो 176 के अंतर्गत बहस नहीं करना चाहते, वो 267 के अंतर्गत बहस करना चाहते हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यह है कि यह अल्पावधिक चर्चा है। 176 के तहत यह चर्चा 2.5 घंटे, अधिकतम 2.5 घंटे की हो सकती है, जबकि यहां ऐसा नहीं है, इसलिए असहमति बन गई है इस पर 193 के अंतर्गत। अब हम नियम 184 को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह किसी खास प्रश्न पर बहस करने के लिए ही लाया जाता है, और 184 के अंतर्गत वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी वोट की प्रक्रिया से निर्धारित किया जाता है कि ये जो विषय है इसको स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए। अगर प्रस्ताव पास हो जाए इसके अंतर्गत, तो सरकार को इसका अनुपालन करना होता है, लेकिन इस प्रस्ताव पर स्वीकृति देने से पहले इस तरह के प्रस्तावों को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। स्पीकर तभी इन प्रस्तावों को दे सकते हैं, स्वीकृति देते हैं। ये शर्तें किस प्रकार की हैं? जैसे इस तरह के प्रस्तावों में किसी के लिए डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कलंकित बात नहीं होनी चाहिए किसी को। साथ ही कॉन्फ्लिक्टिंग, अंतर विरोधात्मक एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, अंतर विरोधात्मक अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। साथ ही क्योंकि ये प्रश्न के फॉर्म में होता है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर बहस के लिए होता है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर ऐसा कोई विषय, यानी जिस पर प्रस्ताव लाया जा रहा है और जिस विषय पर प्रस्ताव लाया जा रहा है उस पे कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कोई आयोग या कोई वैधानिक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर विचार कर रही है ऐसे प्रश्न पर, और इस तरह की चर्चा से इन संस्थाओं में कोई पूर्वाग्रह निर्मित हो सकता है, तो स्पीकर इसको अनुमति नहीं देते। यानी और अगर पूर्वाग्रह स्थापित नहीं होता तो स्पीकर इसको अनुमति दे सकते हैं, यानी यहां स्पीकर का विवेक का अधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रस्ताव की खास बात यह है कि यह ज्यादा प्रयोग में लाया नहीं जाता। वर्ष 2011 में तब के विपक्षी दल द्वारा बढ़ते हुए दामों पर सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव को लाने की बात थी, लेकिन जब ये प्रस्ताव लाया गया तो इसमें किसी भी स्पेशल एक्शन की बात नहीं की गई, कोई स्पेसिफिक एक्शन की बात नहीं की गई, और सामान्य रूप से प्रस्ताव पास कर दिया गया, यानी ये प्रस्ताव ज्यादा प्रयोग में आता भी नहीं है। फिर आते हैं हमारा जो प्रस्ताव अभी मणिपुर हिंसा के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा में, मणिपुर वायलेंस के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा में 2 MP मणिकम टैगोर और हिबी ईडन द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव कैसा होता है? यह अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का किसी निश्चित विषय पर लाया गया प्रस्ताव होता है। आप जानते हैं कि मणिपुर का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इस प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया जाए, और ये नोटिस 10 बजे से पहले होना चाहिए, सुबह 10 बजे से। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के लिए जरूरी है कि 50 सदस्यों का इसे समर्थन मिले। राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं आ सकता, यानी ये प्रस्ताव लोकसभा में ही आ सकता है। इसके अंतर्गत भी वोटिंग होती है, और इसको स्वीकृति मिले इसके लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित होती हैं, और वे शर्तें ऐसी ही जैसे नियम 184 के अंतर्गत हमने अभी चर्चा की है। साथ ही ये प्रस्ताव पर जल्द ही स्पीकर या सरकार तैयार भी नहीं होती चर्चा के लिए, कारण ये सरकार की बहुत गंभीर आलोचना मानी जाती है।
और कार्यपालिका पर संसद द्वारा नियंत्रण रखे जाने के, अंकुश रखे जाने के महत्वपूर्ण साधनों में से, उपकरणों में से एक है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट है स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा स्टेटमेंट है स्थगन प्रस्ताव कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण रूप है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।